अभी डॉलर नीचे आ रहा है, सब चीज़ें नीचे आ रही है, अब क्यों रेट बढ़ रहे हैं? गरीब की रोटी नहीं पूरी होती भाई। शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरनी है, अपना काम करना है, बाकी भूखा इंसान मरता है मर जाए। हुक्मरानों का क्या है, वो तो आराम सुकून से ऐसे ही बैठे हुए हैं, जलील तो हम लोग हो रहे हैं ना। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतजार मत करे, घरों से निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत को आवाम पर बोझ डालने के लिए फ्री हैंड दिया है और आवाम की तकालीफ को मद्देनज़र रखे बगैर एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे आवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है। कल भी पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 26 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे महंगाई का तूफान आ गया। अवाम इस हुकूमती फैसले पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इस मुश्किल हालात में जब अवाम महंगाई से निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने महंगाई की वजह और हल दोनों बता दिए हैं। उन्होंने महंगाई की वजह बताते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो और अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने की एक खुशखबरी भी सुनाई और दावा किया कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ का पैगाम महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। ऐसे में जहां ये सवाल उठता है कि क्या मरियम नवाज अपने चचा के दौरे हुकूमत से बरी ज़िम्मा हो सकती हैं, तो वहीं ये भी सवाल उठता है कि नवाज शरीफ के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ना तो उनके भाई साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास था, ना ही पाकिस्तान की गुज़श्ता 5 वज़राए ख़जाना और मुआशी टीम के पास था। इसी तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, जावेद इकबाल साहब, सलमान आबिद साहब, अहमद वलीद साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि महंगाई आपके सामने है, एक बार फिर पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया। आम आदमी का जीना पहले ही मुश्किल था, अब तो जीना दो भर हो गया। अब मरियम नवाज साहिबा ने तो खुशखबरी भी सुना दी, मसाइल क्यों हुए वो भी बता दिया, हल भी बता दिए। तो आपके ख्याल में ये जो मरियम नवाज का नवाज शरीफ की वापसी के साथ खुशहाली वापस आने का दावा है, कौन सा फार्मूला है नवाज शरीफ साहब के पास जो वापस आ रहा है? और आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी आम आदमी की ज़िंदगी में? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का पूरा रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम और यहाँ की रूलिंग एलीट बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है और इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान के लोगों को मसाइल से निकालने का। जहाँ तक मरियम नवाज़ की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो लगता यह है कि ये ख़ुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रही है और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म आप लोगों की हुकूमतों ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, चाहे वो PTI के शक्ल में हो, जो जुल्म आपने किया है कोई उसका भी उनको एनालिसिस करने का मौका मिलता है? नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी हमने वो दौर भी देखा हुआ है और हमने शहबाज शरीफ का दौर भी देख लिया, हमने खाकान अब्बासी का दौर भी देख लिया, हमने उनके सबसे फेवरेट इसाक डार जो लंदन से चले थे जादू दिखाने के लिए, उनका जादू भी देख लिया। अब वो पता नहीं नवाज शरीफ साहब आएंगे तो खुशहाली लाएंगे, कोई वो पटारी में रखी हुई है उन्होंने खुशहाली जो उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं दी, अपनी पार्टी को नहीं दी और उन्होंने छुपा के रखी हुई है। वो आएंगे तो यहाँ पर कोई इनकलाब आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर का ऐलान किया है। पहली बात तो यह कि यह ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया, अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान नहीं आया। दूसरी बात यह है कि कल नैब के जो फैसला आया तरमीम का, अब पता नहीं उनके प्लेटलेट्स दोबारा नीचे ना चले जाएं, दोबारा बीमार ना हो जाएं, पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। आप जो मर्जी कर लें, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, कानूनी मुकदमों का सामना करना चाहते हैं तो जरूर आए। वो तो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, अब तो इस वक्त उनके भाई की हुकूमत नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ड्रामाबाजी की बुनियाद के ऊपर जो सियासत होती है और सियासतदान जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि कल जो आपने 26 रुपए का बम गिराया है, आपको अंदाजा है कि लोगों की जिंदगियों पर आपने कितनी तकलीफ दी है? आपको अंदाजा है कि आपका हुक्मरानी का निज़ाम चैलेंज हो चुका है? आपको अंदाजा है कि आपकी पार्टी के पास या किसी और पार्टी के पास कोई वे आउट नहीं है? क्यों लोग आपको वोट दें? क्यों लोग आपके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप, अब वो देखें ना, इसाक डार साहब सारा मलबा डाल दें किसी और के ऊपर,
फला डाल दे उसके ऊपर, फला डाल दे उसके ऊपर। अगर हमने इस तरह से साबका पे मलबा डालना है ना, तो मुझे डर ये लगता है कि कभी कभी कायदे आजम पर बात चली जाएगी कि वहीं से हमारा आगाज गलत हुआ था, इस वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। तो इसलिए मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, मुझे लगता यह है कि उनको लगता है कि उन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान से नहीं लड़ना, उन्हें लगता है कि इलेक्शन मैंने जाके कोई बांग्लादेश में जाके लड़ना है, क्योंकि वहां की आवाम को तो पता ही कुछ नहीं है कि हम क्या करते रहे। यहाँ के लोगों को पता है कि आपके हुक्मरानी के निज़ाम के नतीजे में लोगों को किन तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मरियम जो मर्जी कहती रहे, आए इंतखाबात में। और इस वक्त देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई जमात इंतखाबात से भाग रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त सबसे ज्यादा इंतखाबात की मुखालफत करती हुई आपको वही पार्टी नजर आ रही है जो दावा यह कर रही है कि उसके पास पाकिस्तान के मसलों का हल है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अब ये देखते हैं कि ये दावा इनका दुरुस्त भी साबित होता है, क्योंकि इसहाक डार साहब की तरफ भी जब वो भी आ रहे थे ना, तब भी बड़े बड़े दावे हुए थे। जावेद इकबाल साहब, ये दोहरी पॉलिसी हमारी सियासी जमातों की क्यों है, हमारे सियासतदानों की क्यों है? 16 माह आप यही कहते रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सारे गड़े खोदे और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचाएं, फिर आपने इसका क्रेडिट भी लिया। अब मरियम नवाज साहिबा अपने चचा के दौरे हुकूमत में भी कहती रही कि उनको नींद नहीं आती अगर महंगाई हो जाए। अब चूंकि कुछ नहीं है तो महंगाई जो है और मुल्क की खुशहाली नवाज शरीफ के साथ लिंक कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के दिल में भी बड़ा दर्द है आवाम का। तो आपके ख्याल में क्या वाकई आवाम को अब उम्मीदें नवाज शरीफ से लगा लेनी चाहिए? जावेद इकबाल साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और कोई भी हुकूमत आती है, आइंदा की जो हुकूमत भी कोई भी आएगी इलेक्शन के नतीजे में, तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, जिसका जिक्र ये पिछली इत्तेहादी हुकूमत भी करती रही है। और ये देखें, 16 माह के अंदर हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि बहुत से ऐसे फैसले थे जो उन्होंने इस इत्तेहादी हुकूमत ने रखे हुए थे कि वो फैसले फिर निगरान हुकूमत ही आगे बढ़ाएगी। निगरान हुकूमत जो अब फैसले कर रही है, जैसे कि अब सलमान साहब ने भी फरमा दिया कि 26 रुपए 2 पैसे एक ही दिन में इजाफा करना, ये बहुत बड़ी तबाही है। और ये आम आदमी के लिए, और आप देखें गुर्बत बढ़ गई, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ उमरा रह रहे हैं या बिल्कुल ही गरीब लोग, जिनके पास अब जीने के लिए उनको 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत अजाब हो गया है और मुश्किल हो गया है। मेरा ख्याल यह है कि सियासी हुकूमतों ने अपने अदवार में जिस तरह से जिक्र हुआ कि इन जमातों ने पहले भी मुल्क पे हुकूमतें की हैं, अगर ये जिम्मेदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ और अच्छी गवर्नेंस के साथ ये हुकूमत करते तो आज मामलात इस नहज पे नहीं पहुंचते कि एक जमात आती है, उसकी हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत पर मलबा डाल देती है, और फिर जो अगली जमात आती है वो फिर उससे भी पिछली हुकूमत पर मलबा डाल देती है। ये जो एक तस्वीर थी, ये हमें बहरहाल दिखाई गई थी 16 माह की हुकूमत में कि मजीद मुश्किल और सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन मजीद मुश्किल और सख्त फैसले तमाम के तमाम अवाम ही ने करने हैं या अवाम ही के लिए होने हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। जहां तक आपने जिक्र किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, अच्छा वो हो सकता है उनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, उन्होंने ये जहन बनाया हो कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो कुछ उनके साथ जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी जो कमिटमेंट, जैसे कि खबरें आ रही थी कि कुछ कमिटमेंट्स हुई हैं कि अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है जो कि सिस्टम को चलाए और तसलसल पॉलिसीज का रहे, क्योंकि आपके दोस्त ममालिक का यह भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि आप एक मुल्क के साथ जब एक मुल्क से पैसे लेते हैं तो उनके साथ एक कमिटमेंट होती है, फिर जब दूसरी हुकूमत आती है फिर वो उसकी वो कमिटमेंट को ऑनर नहीं करती। IMF के साथ भी यही मामला हुआ, बहुत से ममालिक के साथ भी यही मामला हुआ। चीन देखें CPEC के मामले में तहफ्फुजात का शिकार रहा, तो उनको भी मालूम हो रहा होता है कि इस मुल्क में फर्ज किया जो अवेलेबल लॉट है, जो जिस पे हम और आप सब लोग तनकीद कर रहे होते हैं, इसमें ज्यादा बेहतर कौन है, मुनासिब कौन है और बहुत बुरा कौन है। तो मेरे ख्याल में ये सारी वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम लीग नून के भी जहन में होंगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनके पास भी कुछ ऐसा फार्मूला होगा। बज़ाहिर हमें और आपको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उनकी बहैसियत जमात उनका एक ये दावा रहा है कि जी 2017 तक जो हमने परफॉर्मेंस दी थी 6% की ग्रोथ पे थे, मुल्क में सब कुछ ठीक था, IMF
IMF को हम खुदा हाफिज कह चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर एक और हुकूमत आई, फिर उसकी कमजोरियां, फिर एक और हुकूमत आई, फिर वो जाहिर इत्तेहादी हुकूमत, मसाइल, जिसको अभी हम एक नूरा कुश्ती की शक्ल में हम देख रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के हवाले से कुछ बयानात भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इम्तियाज गुल साहब, बात तो ये है कि हर जमात जाहिर है वो यही कहेगी कि हम जब हम मुंतखब होकर आएंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो सबसे बेहतरीन होगी, हम ही वो हैं जो आवाम को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये मरियम नवाज साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ही खुशहाली का जरिया हैं, हम वो एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब रो रही है कि जी बड़ी महंगाई हो रही है, तो निगरान हुकूमत कहती है कि ये दहाइयों के मसाइल हैं जो हम अब हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर असल किसको पकड़े, अवाम किसको कहे कि आप हैं जी जिम्मेदार महंगाई के, किसको कहें इम्तियाज गुल साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2013 से 2018 के दरमियान जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए, इन्होंने जितने भी नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, वो सब के सब तकरीबन 80 से 90% आज बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त इनके साथ जुड़े हुए सेक्रेटरी थे, इनके साथ जुड़े हुए जो एडवाइज़र्स थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के पास तो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी ही नहीं है, हम नए पावर प्रोजेक्ट्स क्यों लेके आएँ। अब मसाइल अंदरूनी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कमीशंस की वजह से धड़ाधड़ इन्होंने नए पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए, जिसकी वजह से जो गले का तौक हमारा बन गया है इस वक्त, सबसे बड़ा गले का तौक जो है वो है 2600 अरब का वो खसारा, वो कर्जे जिसको हम गर्दिशी कर्जा कहते हैं, यानी कुल सरकारी इदारों के जो नुकसानात हैं, स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस, वो कोई 3400 अरब है, उसमें से 2600 अरब हमारा सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा है। तो बराह रास्त जिम्मेदारी उन सेक्रेटरी वाटर एंड पावर पे जाती है जो 2013 से 18 के दरमियान थे, उनके बॉसेस की तरफ जाती है जिम्मेदारी, जो कि इस दौरान बरसर इक़्तिदार थे। उसमें नवाज शरीफ भी थे, उसमें पंजाब में हमारे शहबाज शरीफ थे, और इसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। अब ये तो हो गया एक मामला। दूसरा, वो लोग जो इस तमाम अरसे के दौरान बरसर नौकरियों पे थे, वो माशाल्लाह निगरान हुकूमत में अब शामिल हैं। फवाद हसन फवाद हैं, तौकीर शाह साहब हैं, शाहिद तारड़ साहब हैं, अहद चीमा हैं, उमर सैफ हैं। तो ये जो मरियम नवाज साहिबा जो बोल रही हैं, वो बुनियादी तौर पे इस मफरूज़े पे बोल रही है कि निगरान हुकूमत के ज़रिए नवाज शरीफ की वापसी की सहूलतकारी हो रही है, वो वापस आएंगे। अहम जगहों पे उनके हमनवा, उनके पसंदीदा ब्यूरोक्रेट, सियासतदान बैठे हुए हैं, लिहाजा जो पहले काम होता था दोबारा होगा। उनमें सरे फहरिस्त फिर इसाक डार साहब भी हैं। मेरा तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो बड़े पाकिस्तान की तरक्की की और बदहाली की इस वक्त बातें कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है इसाक डार साहब को कि वो पाकिस्तान की कौम को बताएं कि जो 50 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से गैर मुंजमद किए थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तकरीबन 1 साल पहले, क्या वो अभी भी उनके अकाउंट में यहाँ पड़े हुए हैं, या अगर उन्होंने सरमायाकारी किए तो बताएं कहाँ सरमायाकारी किए, या फिर वो भी मनी लॉन्ड्रिंग या यहाँ से ट्रांजैक्शन बाहर जा चुकी है। तो आप कह रहे थे कि इसकी वजह क्या है? तमाम इस निज़ाम की बुनियादी वजह मुनाफकत है, झूठ है, जिसके कंधों पे ये लोग सवार होकर इक़्तिदार में आते हैं, फिर उसमें दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और बड़े बड़े महल यहाँ पे लाहौर में, मुल्तान में बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि साल साल के ये मसाइल हैं, लेकिन साल साल में जिन जिन लोगों ने बारियां लगाई हैं बशमूल तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स की, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है। सही है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है रमीज साहब के, जिम्मेदारी तो सब स्टेक होल्डर्स की है, किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। लेकिन आपको लगता है कि अगर ज़ाहिर इंतखाबात होने हैं, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, नून लीग की हुकूमत वापस आती है, तो इस वक्त जो मुआशी गर्दाव में फंसी है पाकिस्तानी अवाम, उससे निकाल सकेगी नून लीग की हुकूमत? देखिए, अगर बात सिर्फ इलेक्शंस की है तो मेरा ख्याल है कि आने वाली हुकूमत जिसकी भी हो, वो अगर एक क्लीन मैंडेट और एक फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो उस हुकूमत के पास इख्तियारात तो बहरहाल होंगे। इस हुकूमत के पास बड़े लिमिटेड इख्तियारात हैं, और वो भी इनके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि एक IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है, उसके तहत जो कुछ आपने ऑटोमेटिकली करना है या जो कुछ आपने एग्री किया हुआ है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी लाइन लेंथ
लेफ्ट या राइट जाते हैं तो वो अपने जो अगला ट्रेंच है वो आपको नहीं रिलीज करेंगे, जिसके बाद एक डिफॉल्ट का खतरा जो है वो दोबारा आपके सर पे मंडलाना शुरू हो जाएगा। तो अगली हुकूमत जिसकी भी हो वो बेहतर पोजीशन में होगी, लेकिन ये कहना कि अगली हुकूमत आगे को फौरी तौर पे रिलीफ दे पाएगी, ये मेरा ख्याल ये पॉलिटिकल रेट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हालात बने हैं, जो हमारे माशी सूरत हाल है, इसको एड्रेस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। और होता यही है और मसाइल की जड़ भी यही है कि हर आने वाली हुकूमत बहुत शॉर्ट टर्म लोगों को एडवांटेजेस देना चाहती है ताकि वो अपना इंप्रेशन बेहतर करे, और इसी इंप्रेशन को बेहतर करते करते पाकिस्तान को आज उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को डिफॉल्ट कर दिया है। अब वापस आए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ, तो मेरा ख्याल ट्रस्ट डेफिसिट का भी जिक्र किया गया। तो ट्रस्ट डेफिसिट अगर मियां नवाज शरीफ अपने भाई के दौर में वापस नहीं आए तो यही वही भाई थे जो अपने भाई बड़े भाई के होते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तब शायद खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया, तब प्राइम मिनिस्टर बने जब हुकूमत जो है वो कोई और लेके दे रहा था। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। और जहां तक उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात है तो फाइनेंशियल पॉलिसीज मियां साहब तो नहीं बनाते, फाइनेंशियल पॉलिसीज जो बना रहे थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब तो आपके पास 2017 से 18 भी अवेलेबल थे और पिछले 16 माह भी अवेलेबल थे। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो उन्होंने नहीं बनाई? जो मिफ्ता साहब का एतराज था वो भी तो यही एतराज था कि जनाब मेरी मिनिस्ट्री को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको लगा कि रिमोट कंट्रोल से अब चलाया नहीं जा रहा और मिफ्ता जो है कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी लाइन लेने के चक्कर में है, तो मिफ्ता साहब के खिलाफ पहले तो मीडिया कैंपेन चलाई गई और बाद में उनको साइड पे कर दिया गया। और आखिरी बात कि मियां साहब के पास कोई ऐसा कोई प्लान पटारी में है या कोई ऐसा जादू उनके पास है, तो मेरे ख्याल मियां साहब जब पहले आप पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो शायद सबसे पहली मीटिंग उनको पाकिस्तान के डॉक्टर से करनी चाहिए ताकि वो उनको बता सकें कि वो बीमारी, वो इम्यून डिसऑर्डर जो उनको पाकिस्तान में था, जिसके तहत उनको शेव करना और टूथब्रश करने से भी उनको मना फरमाया गया था और सीढ़ियां उतरने से भी मना फरमाया गया था, वो किस तरह हुआ? यहां से लग्जरी जेट में लंदन पहुंचते ही बीमारी खत्म हो गई, उनको भेजा था। नहीं वो किस तरह खत्म हो गई? तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिनको अब इस तालीम की जरूरत है तो उनको आगे पहले ये तो तालीम दें कि अब अगर पाकिस्तान में खुदा ना खासा किसी को इम्यून डिसऑर्डर हो जाए तो उसको लंदन जाना चाहिए या उसको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। और इसी किस्म का कोई जादू मेरे ख्याल हो सकता है वो इकोनॉमी से भी कर दें। लेकिन एक बड़ा सीरियस अलमिया है, यही सियासतदान हुक्मरान होते हैं और ये अपने मुल्क में कोई अच्छा अस्पताल, अच्छे स्कूल्स बना ही नहीं सकते हैं कि जहाँ पर इनके बच्चे पढ़ सकें या ये इलाज करवा सकें ऐसे हॉस्पिटल्स में। अहमद वलीद साहब, अब तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके दिल में बड़ा दर्द है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो ये दर्द उस वक्त कहाँ होता है जब इनके हाथ में सब कुछ होता है लेकिन ये कुछ नहीं करते आम आदमी के लिए? देखें, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो अदम इस्तेहकाम पे आप डालेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम। पाकिस्तान में आप देखें कि कई दहाइयों से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। अब अभी भी बड़े बड़े मुर्शिदान और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, कारोबारी अफराद हैं, दूसरे ममालिक हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो खुशहाली आएगी। जब खुशहाली आएगी तो फिर इस तरह से पेट्रोल या इस तरह की जो सख्त शराइत हैं IMF की वो मानना नहीं पड़ेंगी। तो आप इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसकी ज़िम्मेदारी तमाम सियासतदानों के ऊपर है, अदलिया के ऊपर है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि पाकिस्तान में ये तीनों लोग और सियासतदान, इसलिए कि सियासतदान एक दूसरे की कुर्सी छीनने के चक्कर में उस वक्त बिल्कुल बावले हो जाते हैं कि जी हमारी हुकूमत किसी तरह से आ जाए, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आता कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मईशत जो है वो सही तरीके से चलेगी। अगर मईशत जो है पिछले 15-20 साल ठीक चल रही होती, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था चाहे उसके बाद भी, तो आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। यानी इस्तेहकाम जो है इतना ज़रूरी है कि आप देखें कि जितने भी मुल्क के जितने बिजनेसमैन हैं वो ये देखते हैं और पाकिस्तान से पूछते हैं कि आपके पास कौन सी हुकूमत है, हम किससे बात करें। अगर हम आज पॉलिसी लाएंगे, कल को दूसरा हुक्मरान आएगा, वो पॉलिसी से फिर जाएगा, दूसरी पॉलिसीज लेके आ जाएगा, तो कैसे बात चलेगी, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी जो करता धरता है इस मुल्क के, उनको ये सोचना पड़ेगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप मुल्क में मुआशी तरक्की और इस तरह के जो पेट्रोल के मसाइल आवाम के ऊपर आप बर्डन डाल रहे हैं वो डालते रहेंगे अगर आप सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ला नहीं सकेंगे।
बिल्कुल बात सही है आपकी भी। ये सियासतदान मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालने की कोशिश करें तो मुल्क कभी भी सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो। और ये बात भी दुरुस्त है, जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। हम दुआ ही कर सकते हैं, जिस कदर महंगाई मज़ीद अभी बढ़ रही है और जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो खौफ ये भी है कि ये तो मज़ीद आम आदमी का, गरीब का जीना मुश्किल होगा। दुआ कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों में बेहतरी ज़रूर आनी चाहिए ताकि आम आदमी भी सुख का सांस ले सके। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आपने जाना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, हलीफ अचानक हरीफ बनने लगे, पीपल्स पार्टी की नून लीग पर खुलकर तनकीद। हमारा जो बुनियादी सवाल होगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कंफ्यूज है या सबको कंफ्यूज कर रही है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नाज़रीन, माजी के हलीफ इंतखाबात करीब आते ही हरीफ बन रहे हैं या कम से कम हरीफ होने का तासुर ज़रूर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो कल तक नून लीग की हुकूमत में इत्तेहादी थी और भरपूर तरीके से नून लीग को सपोर्ट भी कर रही थी, आजकल इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह वो तासुर देने में कामयाब हो जाए कि वो और नून लीग सख्त हरीफ है। गुज़श्ता कुछ दिनों से बिलावल भुट्टो इशारों करायों में नून लीग पर तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर तनकीद की है उन पर। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि PMLN के साथ इत्तेहाद मुख्तसर अरसे के लिए था क्योंकि हम शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत के इख्तिताम के साथ ही ये इत्तेहाद भी इख्तिताम पजीर हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर उनका ये बयान भी सामने आया कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने भी कहा कि कोई अगर वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो उसमें हमारा क्या कसूर। रद्द-ए-अमल में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो हमेशा सिफर रही है, उनके पास भुट्टो जिंदा है के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर वो जो कहते हैं ना, सवाल का भी एक जवाब होता है, और शायरी में शाजिया मरी साहिबा ने भी फिर जवाब दिया है कि भुट्टो जिंदा है का नारा एक फ़लसफ़ा, नून लीग वाले तो मुआहदे करके बाहर चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी का ये रवैया नया नहीं है, सियासी ज़रूरत के तहत वो नून लीग की हिमायत भी करती रहती है और मुखालफत भी। इसी हवाले से हम करेंगे एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा बड़ा सवाल होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो सियासी जमातें हैं ये कंफ्यूज खुद होती हैं या फिर आवाम को करती हैं। जब इंतखाबात आने लगते हैं तो इनके रवैये बहुत तब्दील हो जाते हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो खुरबत थी वो सबके सामने है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ करते थे और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की है ऑनेस्टली इस इत्तेहाद में रहते हुए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा फ्रंट पे रखते थे। अब ये जो पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, खुलकर भी बात कर रही है और काफ़ी चीज़ों का जिम्मेदार वो नून लीग को समझती है, आपके ख्याल में, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इम्तियाज़ गुल साहब, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इंतखाबी स्टैंड है या फिर कंफ्यूज है या फिर आवाम को समझ रही है कि उनको कंफ्यूज करना चाहिए? इम्तियाज़ गुल साहब, देखिए, इनको कंफ्यूज कहना बड़ा भोलपन है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये अपने मतलब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से करते हैं। ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने आज बातचीत शुरू की है, जिसमें बिलावल साहब ने भी ये कहा कि हम तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे, नदीम अफजल चंद साहब की भी बात सुनाई, शाजिया मरी साहब की। दरअसल ये जारहाना रवैया इसलिए है पीपल्स पार्टी का कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उन्हें इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के लिए जो रेस है उसमें से अमलन बाहर कर दिया गया है और तमाम तर जो सहूलतकारी है वो नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही है। फैसल वाबड़ा साहब ने कुछ अर्से पहले ही, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये कहा था कि तोशाखाना के बायस इमरान खान जेल चला गया एक छोटे से टेक्निकल मसले की वजह से, और बड़े टीवी चैनल्स पे उन्होंने कहा, लेकिन साथ में कहा कि जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं तो ये जेल क्यों ना जाएं। तो साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
और एक और जज ने, उनके साथी ने मिलकर जो फैसला कर दिया है, नैब की 10 में से 9 तरामीम उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दी हैं। तो ये आप गौर कीजिए कि फैसल वावडा साहब ने जो कहा था उसकी तरफ एक कदम है। अब उनको हुआ ये है कि तमाम सियासतदानों के चूंकि केसेस जब तक इस पे कोई रिव्यू नहीं होता, नए चीफ जस्टिस इस हवाले से कोई नया लायामल इख्तियार नहीं करते, उस वक्त तक तमाम केसेस बहाल हैं। तो इसीलिए बड़ी अफरा तफरी पड़ गई है मुस्लिम लीग के कैंप में भी। और हमें ये जहन बिल्कुल जरदारी साहब ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक बयान दिया था, वो भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि सियासत और जमहूरियत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत से पहले मईशत का इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल इंडिकेशन थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी अब फैसला आ गया नैब के हवाले से, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन होल्ड। जरदारी साहब को शायद और चीफ जस्टिस साहब को भी आइडिया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए जिसमें इंतखाबात की मंजिल, जो लोग 90 दिन में इंतखाबात की बात या 6 महीने में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, उनके मुंह को ताले लग जाएं और लोग भूल के मईशत पे फोकस करें। अब अल्लाह करे कि अगर मईशत पे फोकस है तो ये मुल्क तरक्की भी कर जाए, उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में गुज़िश्ता 15-20 साल से मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में ये दुबई में, लंदन में, हर जगह पे माशाल्लाह ये गरीब लोग थे साहिब जादाद बन गए। सही है, सही जी। जावेद इकबाल साहब, जैसे शाज़िया मरी साहिबा कह रही हैं कि सियासी ज़रूरत के तहत वो नून लीग पर की हिमायत भी करते रहे हैं और उसकी मुखालफत भी करते रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हैं और उन्होंने फिर जब इसको वाज़ेह किया तो उन्होंने नून लीग की तरफ इशारा भी किया। तो ये क्या खौफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मेरे ख्याल में देखें, इसमें एक तो ये भी है कि जब आप इंतखाबात की जानिब जूं करीब जाते हैं तो आपको बहरहाल मुखालिफ तो खड़े करने पड़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसके बहुत से जो रहनुमा हैं उनको 9 मई के तनाजुर में बहुत से केसेस का भी सामना है, उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल के अंदर हैं। तो बज़ाहिर हमें जो सीन है पाकिस्तान की सियासत का, जो मंजरनामा है, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, नई पार्टियां, इस्तेहकाम पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की वो बड़ी दुरुस्त की कि पीपल्स पार्टी को शायद ये शायबा हो रहा है कि वो अब मरकज से दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जब तहरीक इंसाफ टूटेगी, जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसके नतीजे में, तो बहुत से उसके लोग जो हैं वो जनूबी पंजाब के पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। जो नहीं हुआ वो तमाम के तमाम नई पार्टी में गए, इस्तेहकाम पार्टी में जहांगीर तरीन साहब की। दूसरी तरफ उनकी जो और जो तवक्कुआत थी उसके अंदर जाहिर है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, उन्होंने भी एक तरह से उनको कहा हुआ था कि हम अपनी पार्टी को जम कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको याद है कि अब्दुल कुदूस बिजंजो साहब ने खत लिखा था आसिफ अली जरदारी साहब को कि हम अपनी पार्टी की इनफरादी हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये भी उनके साथ जो मामला हुआ तो उसमें भी वो फिर जाहिर है मामलात को शक की नज़र से देखने लगे। फिर जाहिर है ये जो अभी हालिया लफ्जी जंग हुई है इसमें मेरे ख्याल में कुछ दोनों तरफ से कुछ बातें ज़्यादा हो गई हैं। उसमें हमने देखा कि पहले मुखालिफत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की। जाहिर है पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, नदीम अफजल चंद साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वो एक सियासी इत्तेहाद था, हुकूमत का हिस्सा बनना वो नज़रियाती इत्तेहाद नहीं था। अपने अपने नज़रियात हैं, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना विजन है, लेकिन माहौल को इस हद तक आगे लेके जाना कि उसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हनीफ अब्बासी साहब और चौधरी तनवीर साहब ने की, उसमें मुझे लगा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, जिसका रद्द अमल फिर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आना था। लेकिन याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लफ्जी जंग है इसका आगाज हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये एक जाहिर है एक मंजरनामा तो है कि हम शो भी करेंगे कि हम एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ये परेशानी है कि वो जो है आइंदा आने वाले जो निज़ाम है उसके अंदर उनको बरकज में अपने आप को वो शायद नहीं देख रहे। लेकिन ये बात इससे भी करीनस कयास नहीं है कि अगर फर्ज किया मुस्लिम लीग नून अक्सरियत ले लेती है और वो हुकूमत बनाती है तो हो सकता है फिर अगले आने वाले हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा हो, क्योंकि एक तजुर्बा तो 16 माह में हो चुका है। सही सही, ऐसा हो सकता है। मतलब अहमद वली साहब,
जी अहमद वली साहब, आप जाहिर है ये वैसे तो ये अंडरस्टूड सी बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ठीक है, वो कहते हैं जो नजरियाती नहीं था, एक मुफादात की बात थी तो उन्होंने इत्तेहाद बना लिया। लेकिन जिस तरह जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि फिर आपने इत्तेहाद में तो रहे हैं, इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि आप जब इत्तेहाद का दौरानिया था उस दौरान की भी जो मसाइल थे या जो आपने फैसले किए उन पर भी आप एतराज़ करते हैं। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई उनको अब ये डर है कि वो मरकज़ में नहीं रहेगी तो इसीलिए फ्रंट फुट पर आ रही है? देखिए, एक तो ये कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद PDM ने जो कड़वी गोली ख़ुद से ली या उनको दी गई, तो उसके बाद फिर PDM जो है उससे पहले कर चुकी थी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सहूलत की शादी हम बोलेंगे, कि उस वक्त सारे ग्रुप्स जो हैं, सारी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई ताकि मुल्क को मुश्किलात से निकाला जा सके, IMF के साथ मुज़ाकरात किए जा सके, कोई मुआहदा किया जा सके। मुआहदा करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीन इस वक्त बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का, कि जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जमातों ने अपने राइवल्स पैदा करके और उनके ख़िलाफ़ फिर ये अपनी सियासत चमकानी है हर जगह पे, चाहे पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और कोशिश उनकी है कि इस दफ़ा जैसे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सिंध में भी हम बहुत ज़ोर से वहाँ जाएंगे, और जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती कि पंजाब में आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कामयाबी जो है इस तरह से मुमकिन नहीं हो पा रही। जैसे रिसेंटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है लाहौर में, तो उसमें ये भी इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो अपने लोग थे उनसे मांगा, वर्कर्स और जो ओहदेदारान हैं पंजाब के, उनसे कहा कि मैं एक जलसा करने के लिए तैयार हूँ अगर आप 10,000 लोग ले आएंगे। लेकिन उनको बड़ी खपत का सामना करना पड़ा कि उनके जो जितने भी पंजाब के ओहदेदारान थे उन्होंने कहा कि हम 10,000 नहीं 4,000 के करीब लोग ला सकते हैं, तो जिस पे बिलावल भुट्टो खासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि फिर मैं जलसा नहीं करूँगा। तो पीपल्स पार्टी की ये सूरत हाल है, वो चाहती ज़रूर है कि पंजाब में, साउथ पंजाब में कोशिश करके कहीं से कोई सीटें लें या कुछ लोगों को साथ मिलाएं, लेकिन इस्तेहकाम पार्टी जो है वो इसीलिए बनाई गई या बनी कि उन्होंने तमाम जो इलेक्टेबल्स थे और जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो आज़ादाना इलेक्शन लड़के उनकी तरफ गए और वापस फिर वो इस्तेहकाम पार्टी में आ गए हैं। तो ये सिचुएशन जो है इस तरह की बन रही है। बाकी रहेगी मुश्किलात जो पाकिस्तान की मौशी हैं, वो नवाज शरीफ साहब आते ही कि उनके पास कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे वो मुल्क की मईशत जो है वो उसको ठीक कर सकें। सही है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, लेकिन अगर मामलात उनके लिए ठीक नहीं है तो इसलिए वो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करें और दीगर भी इशूज़ पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ासतौर पर इत्तेहादियों के हवाले उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा, सलमान आबिद साहब और रमीज़ साहब का टिप लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शिकवे शिकायत करती नज़र आती है और ख़ास तौर पर जो उनके कल के इत्तेहादी थे उनके साथ भी खाइफ है। सलमान आबिद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कंफ्यूज है या सबको कंफ्यूज कर रही है? आपके ख्याल में ये इंतखाबी स्टंट है इनका, मतलब सियासी तौर पर ये समझते हैं कि आवाम को कुछ अंदाज़ा नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो मैं वजाहत कर दूँ, पाकिस्तान में पता नहीं कौन से दौर में और किस अदवार में नज़रियाती सियासत हुई है। पाकिस्तान में जब भी सियासत हुई है वो शख्सियात की बुनियाद के ऊपर थी, ख़ानदान की बुनियाद के ऊपर थी, उसी की बुनियाद पर इंतखाबात हुए, उसी की बुनियाद पर इत्तेहाद हुए। हमें रोटी कपड़ा मकान से लेके सोशलिज्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये सब जो है ना, ये कोई गैर, जिसे कहते हैं ना नज़रियाती सियासत का कार्ड खेला गया है। नज़रियाती सियासत नहीं हुई। अगर नज़रियाती सियासत होती तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। एक बात, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी ही जिम्मेदार है 16 माह की जितनी PMLN है। ये अजीब सी बात है कि आप सारा मलबा डाल दें PMLN पर और पीपल्स पार्टी खुद को बचाने की कोशिश करें। भाई, जब आप हुकूमत का हिस्सा थे ना, आपने कितनी दफ़ा बोला कि जनाब ये पॉलिसी हमें कबूल नहीं है, सागदार की या फलां। उस वक्त तो सब माशाल्लाह बिलावल साहब पार्लियामेंट में तकरीर करके शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते थे, शहबाज शरीफ बिलावल की तारीफ़ें करते थे। उस वक्त ये सब चीज़ें ठीक लगती थी। अब पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि जो स्पेस, अब तो आप बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद में स्पेस नहीं मिल रही,
वो फैसल वाडा के बकौल जो फैसल वाडा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो तो सिंध के अंदर से भी उनकी स्पेस खराब करना चाहते हैं। वहाँ एक नया अलायंस बनाने की कोशिशें हो रही हैं, एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस वहाँ बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है और उसका पंजाब के अंदर जिन लोगों ने वादा किया था कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं वो वापस उन्होंने अपने वादे खिलाफी कर ली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जैसे भी बताया गया, तो पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन समझ आती है, लेकिन याद रखिए पीपल्स पार्टी और PMLN ये दोनों इमरान खान की दुश्मनी में एक हुए थे। दोनों के कोई आइडियोलॉजिकल मामलात नहीं है, दोनों जो है इक्तदार की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं। 2008 में भी पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो है ना वो हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का हिस्सा बनी थी, आपको याद होगा जब इलेक्शन हुए थे। तो ये इक्तदार की जमातें हैं और आसिफ अली जरदारी साहब तो कहते हैं पता नहीं कौन से नजरियात की बात करते हैं यार। सबसे बड़ा नजरिया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करो और इक्तदार के अंदर सियासत करो। अब बिलावल साहब जो हैं वो जो बातें करते हैं, मैं बार बार कहता हूं बिलावल साहब के बयान की भी कोई अहमियत नहीं है। आज भी डिसाइसिव पावर पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी हैं जो वो देखते हैं और आसिफ अली जरदारी को दोनों की सेम पावर है, देखिए ना आसिफ अली उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जो वो होगी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, लेकिन डिसाइसिव पावर जिसने फैसला कुन फैसला करना है, एस्टैब्लिशमेंट ने जिसके साथ अपने आप को इंगेज करना है वो आसिफ अली जरदारी हैं, वो बिलावल नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। आप यानी खामोश रहे इन 16 माह के अंदर जो कुछ होता रहा। आपने वो रिजीम चेंज का फजलुर रहमान कहते हैं हम तो पीपल्स पार्टी की वजह से फंसे हैं। अब मतलब हमें पता चला कि वो बड़े जीरक सियासतदान है फजलुर रहमान, अब हमें पता चल रहा है वो बड़े मासूम सियासतदान है, बच्चे हैं बेचारे जिनको पता नहीं चला वो पीपल्स पार्टी के बहकावे में आ गए। तो ये सारी सियासी जमातें जो इस वक्त PDM की और पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट थी और ANP कहती है हमसे गलती हुई है, इन सबको पता है कि जो 16 माह के अंदर इन्होंने किया है उसके बाद ये जब अवाम में जा रहे हैं तो उनको मुश्किलात का सामना है। इस वजह से अब पीपल्स पार्टी अपना रंग दिखाने की कोशिश कर रही है, इनकलाबी बनने की कोशिश कर रही है, रोटी कपड़ा मकान और नजरियाती बनने की कोशिश कर रही है। मालूम नहीं वो पीपल्स पार्टी जो नजरियाती जमात थी वो तो कब की मर चुकी है। अब तो एक ऐसी पीपल्स पार्टी जिंदा है जो इक्तदार की जमात है। PMLN इक्तदार की जमात है, PTI इक्तदार की जमात है, JUI इक्तदार की जमात है। इनको इक्तदार से दिलचस्पी है, इनको किसी असूल और नजरियात वगैरह पे कुर्बान करने पड़े 1000 दफा कुर्बान करेंगे अपनी पावर पॉलिटिक्स में। और अपनी पावर पॉलिटिक्स में रहते हुए उनके कोई असूल जो है वो मेंटेन नहीं रहते। असूल एक ही है कि किसी तरीके से इक्तदार की बंदर बांट में अपना हिस्सा मजबूत बनाया जाए। जी रमीज साहब, देखिए मैं ऑन अ लाइटर नोट एक आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली कि जनाब ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मिसमैनेजमेंट है, इसकी जिम्मेदार PMLN है, हम नहीं है। मैंने ये सवाल जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के ग्रुप के एक मेंबर मौलाना अजमत से पूछा कि क्या आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, तो उन्होंने बिल्कुल लम्ही तमीद बांध के बताया कि जनाब पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी है, वो इक्वल शेयर होल्डर थे और बड़ी लंबी तफसील में उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की। लेकिन फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप ये समझते हैं आपकी जमात जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो बड़ा लिमिटेड सा शेयर था, हमारी किस चीज़ की जिम्मेदारी है। अच्छा यहाँ तक बात नहीं है। फिर मैंने अगला सवाल पूछा MQM के एक लीडर से, मुस्तफ़ा कमाल साहब से, कि जनाब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सिर्फ PMLN की जिम्मेदारी है। तो जवाब उनका भी वही था तफसीलन के नहीं जनाब वो किस तरह जिम्मेदार नहीं है, इक्वल शेयर होल्डर थे, कैबिनेट में वो थे, दिस एंड दैट। फिर मैंने उनसे पूछा जनाब क्या आपकी पार्टी जिम्मेदार होने का, नहीं जी हमारा तो लिमिटेड से शेयर होल्डर थे, हमारी अब अपनी मिनिस्ट्रीज का जवाब ले लें। तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द डिवाइड ये कहती है कि जनाब हमारे पर ना लेके आओ। अगली बात वो जो नंबर गेम की हुई थी उसमें मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन एक बात बता दूं कि जब बिलावल साहब कराची से लाहौर आ रहे थे, लाहौर की एंट्री पे उनको रिसेप्शन देनी थी। तो जब लाहौर की उनको टीम ने उनसे पूछा कि जनाब हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बंदे इकट्ठे कर लेंगे। चूंकि वो 10,000 बंदे इकट्ठे करने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी नंबर बड़ा है, आप 1-1.5-2,000 बंदे से काम चला लें। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम रिसेप्शन लेते ही नहीं है, फिर हमें इस तरह आने दें। तो वो वाकया कुछ इस किस्म का है। तीसरी बात, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ताकत किसकी है या किसका जो एक अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब ये अपनी इलेक्शन की कैंपेन ट्रेल कराची से लेकर चले थे, तो सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने एक बज़ क्रिएट किया वो ये थी कि जनाब जो ज़रदारी साहब की गुफ्तगू है वो मेरे वालिद मैं घर पे सुनूंगा, पार्टी की पॉलिसी जो है वो CEC डिसाइड करेगी। लेकिन उसी CEC ने लाहौर में बैठ के फिर एक वीटो दिया ज़रदारी साहब को, जनाब आप फैसला तय करें कि जनाब ये भाई लोगों के साथ किस तरह से हमने मामला को तय करने, क्योंकि इस वक्त जो टोटल मामला है वो ये है कि किस तरह से उनको पैचअप किया जाए और किस तरह से सिंध के अंदर जो मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं उसमें कमी लाई जाए। और इसके अंदर सिर्फ एक और चीज मुझे ऐड करने की इजाजत दें, वो ये है कि जनाब क्या पीपल्स पार्टी की डिमांड गलत है? देखिए अगर आप रियलिस्टिकली देखेंगे तो उनकी डिमांड अपनी जगह जायज है। जिस तरह से आपने नून लीग को पंजाब खुले मैदान की तरह दे दिया और उनकी बेटी बिठाई हुई है गवर्नमेंट में, तो सिंध में क्या एतराज है? उनको भी बैठने थे। वो कहते हैं कि जनाब मुकमुका करो लेकिन फिर डिवाइड करके खाओ, ये ना करो सारा नून लीग को दे दो और हमें आप बिल्कुल खोटे ना लगा दो। तो उनका मसला सिंध और हुकूमत है। और जहां तक बात ये PM की, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं पिछले 2-3 साल से ये चीजें में कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंटली बता रही है कि अभी हमारे लीडर जो है वो अंडर ट्रेनिंग है, हमने 2028 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सही है, सही है। इम्तियाज गुल साहब, मैं एक सिमरी सवाल जो कि अभी जिसका इशारा सलमान आबिद साहब ने भी किया और जावेद इकबाल साहब ने भी, तो आपको लगता है कि जो नए इत्तेहाद बनने की खबरें हैं, खासतौर पर अगर कराची सिंध की बात करें, JUI और MQM, ज़ाहिर है MQM बड़ी नाला नज़र आती है पीपल्स पार्टी के लिए, और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि सिंध तो उनके आबाओ अजदाद से उनका है, तो आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर सिंध और कराची? जी, पहला इशू तो ये है कि तमाम तर दारोमदार आइंदा के इलेक्शन होते हैं, वो काजी फैज़ ईसा साहब पे है, नए चीफ जस्टिस पे, कि अगर तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं है जैसे कि उन पे इल्ज़ाम लगता रहा है, फिर वो यकीनन कोई ना कोई हल निकालेंगे ताकि जो नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरामीम हैं ख़त्म की गई हैं उसमें से निकला जा सके। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी जब तक सिंध में बुनियादी इस्लाहात नहीं होंगी इंतखाबी तरीक़ाकार में, उस वक्त तक सिंध से पीपल्स पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल होगा। उनकी अपनी कैप्टिव ऑडियंस है, चंद 8, 10, 12 हज़ार वोट ये ख़रीद लेते हैं, 1000 2 हज़ार रुपये दे के। उसके नतीजे में इन्होंने अपना वहाँ पे तसल्लुत कायम किया हुआ है, कई जगह पे बिल्कुल जेन्युइन भी होगा। लेकिन अगर आपने वाकई पीपल्स पार्टी को इतना दर्द होता तो फिर आप गड़ी खुदा बख्श में जाके देखने गरीब लोगों का क्या हाल है। थर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जिस तरह लोग भूख और बीमारी के बायस मरते हैं। तो जब तक बुनियादी इस्लाहात नहीं होती हैं हमारे इंतखाबी तरीक़ाकार में, कोई जितने मर्जी आप इत्तेहाद बना लें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो चूँकि इस्लामाबाद में बनने होते हैं, वो किस तरह बनते हैं। जावेद इकबाल साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए सिंध और कराची में मुश्किलात हो सकती हैं? नए GDA भी, मैं सॉरी उसमें ऐड करना उस वक्त भूल गई थी, GDA भी उस इत्तेहाद का हिस्सा है, और कुछ और भी छोटी जमातें मजीद भी हो सकती हैं। जावेद इकबाल साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है उनमें एक ये भी है कि नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इम्तियाज़ गुल साहब की बात दुरुस्त है कि उनके लिए बहरहाल चैलेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे उनको डिसमेंटल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मुश्किल काम है। सियासत को जो समझने वाले लोग हैं उसमें अब हम देखते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अब अपना जो इंतखाबी एक जो उनकी मुहिम है वो आगाज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक ये जो इत्तेहाद सिंध के अंदर बन रहा है ये भी पीपल्स पार्टी की परेशानी का बायस है, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से सिंध में और जो उसकी एक हुकूमत अरसा से रही है, कई सालों से वहाँ पे रही है, वो इतनी आसानी से मामलात को इस तरह नहीं होने देगी। और जाहिर है कुछ काम भी दिखने में आया है, लेकिन मजमूई तौर पर हमें देखना होगा कि अब जो है रिवायती सियासत नहीं होगी, रिवायती गवर्नेंस के साथ मामलात नहीं चलेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान की एक माशी सूरत हाल है उसके अंदर रहते हुए आपको गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली काम करना होगा। जिस तरह से हमारी सियासी जमातें पहले हुकूमत करती आई हैं मरकज में, सूबों में, उस तरह की हुकूमतें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि अवाम जो है वो अब सवाल करते हैं, अवाम पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या कसूर है कि इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आपने भेज दिए, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सवाल तो जाहिर है पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल जावेद इकबाल साहब, अवाम इनको मुंतखब करते हैं तो अवाम सवाल करने का भी हक रखते हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।